अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस, आखिर उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया। तो इस बड़ा अहम केस है और इस सिलसिले में बहुत कुछ हुआ है। 8 साल का अरसा अकबर बाबर इसके लिए लड़ते रहे, हालांकि उनको कई जगह से धमकियां भी मिली, लालच भी मिला, बहुत कुछ थ्रेट, ब्लैकमेलिंग भी हुई, लेकिन वो अपने इस केस को लेकर खड़े रहे। और फिर देखते ही देखते इस केस में कई अहम तरीन चीज़ें और दस्तावेज़ात सामने आ, अगर वो भी इलेक्शन कमीशन की अपनी बताई हुई स्क्रूटनी कमेटी और स्टेट बैंक के दस्तावेज़ात हैं। मैं थोड़ा सा आज फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से थोड़ी सी माजी की हिस्ट्री को बताते हुए आपको ये जो फ़ैसला है इसके ऊपर आके बात ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता दूँ। 14 नवंबर 2014 को अकबर बाबर ने ये केस फाइल किया। कब? 14 नवंबर 2014 को। 8 साल के तवील समात 30 बार पीटीआई ने इस केस में इल्तवा मांगा। 30 बार 8 साल के इस केस में 6 मरतबा पीटीआई ने केस के नाकाबिले समात होने का शोर मचाया और ये भी कहा कि इलेक्शन के दायरे इख्तियार में से नहीं है। इसके लिए इन्होंने अदालत में पिटीशंस भी दिए, लेकिन वो सब रद्द हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पीटीआई को कहा कि आप इस सिलसिले में जो आपके पास अकाउंट्स डिटेल्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, जो रिकॉर्ड है, वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें। 21 बार, एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं, 21 बार। कितना लीलियन लिया गया है इनको, कितना मसलन 8 साल ये केस चला है। हालांकि ये केस 2-3 महीने से ज़्यादा का नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं। पीटीआई ने इस केस में 9 वकील तब्दील किए। कितने? 9 वकील। आपकी मालूमात और आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, 9 वकील पीटीआई ने 8 साल में तब्दील किया। आखिरी वकील अनवर मंसूर साहब, जो एक बड़े नामी गिरामी वकील भी हैं और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। 2018 मार्च में स्क्रूटनी कमेटी कायम होती है इलेक्शन कमीशन की बुनियाद पर। उनसे कहा जाता है कि आप इन तमाम चीज़ों की स्क्रूटनी करें, और ये स्क्रूटनी कमेटी कोई 95 आपके इजलास करती है। 2, 4, 5, 10 इजलास नहीं, 95 इजलास स्क्रूटनी कमेटी करती है। और ये अंदाज़ा हो गया था कि स्क्रूटनी कमेटी में जो लोग हैं, ख़ासतौर पर डीजी लॉ, वो इस केस को तूल देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि ये केस जो है वो फाइनल हो, वरना ये 3 महीने का मार था। स्क्रूटनी कमेटी में जाने के बाद तो ये स्क्रूटनी कमेटी के बाद बहुत फैसिलिटीज़ थी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे, कई इदारे पाकिस्तान के मौजूद थे, उनसे मदद मांगती। जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाद में बेहतरीन चीज़ें इनके हवाले कर दी। तो ये केस 3-4 महीने से ज़्यादा का नहीं था, और 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो जाती। 95 इतना डिले किया, और ख़ास तौर पे इसमें जो शख्स है डीजी लॉ, वो इस केस को डिले करने का ज़िम्मेदार है। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, अकबर बाबर कहते हैं, और वहाँ पे जो मौजूद खुद स्क्रूटनी कमेटी का एक मेंबर भी कहता है। 12 नाम मेंशन नहीं करता। स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में 24 बार पीटीआई ने, इस कमेटी में भी उन्होंने 24 दफ़ा इल्तवा मांगा, मुलतवी करें, कोई चीज़ देने को तैयार नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी ने 2020 में एक रिपोर्ट जमा की। इलेक्शन कमीशन ने, यही स्क्रूटनी कमेटी जिसने डिले की थी, 2020 में जमा की। ठीक है, 2018 की स्क्रूटनी कमेटी 2020 में जमा करती है, जिसे 95 इजलास किए। वो ऐसा था वो का रिपोर्ट कि वो जो अशर आपके इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट का किया, वो सही मुस्तहिक थी। उन्होंने उठा के डस्टबिन में फेंका, उन्होंने कहा कि ये तो नामुकम्मल रिपोर्ट आपने दे दिया, और बड़ी खिंचाई की। एंड देन उनको एक वाज़ेह पैगाम दिया कि आप केस को मेरिट पे करें, इधर उधर ना करें, वरना आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है।
इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब सुपरवाइज करता है तो फिर ये स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग एंड दस्तावेज़ात, बहुत अहम तरीन दस्तावेज़ात और फाइंडिंग्स आते हैं। 4 जनवरी 2022 को स्क्रूटनी कमेटी हतमी रिपोर्ट पेश कर देती है, हतमी रिपोर्ट पेश कर सकती है। पीटीआई ने इसमें क्या था, रिपोर्ट्स में चंद बातें बता देता हूँ। 31 करोड़ रुपए रकम जाहिर नहीं की। पीटीआई की जो फंडिंग आ रही थी यूरोपीय ममालिक के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, मशरिक़ वस्ता, यूएई, सऊदी अरब, इसके अलावा आपके और कई दीगर ममालिक से इनकी फंडिंग आई है। ममनुआ फंडिंग कह लें, फॉरेन फंडिंग कह लें, ये फंडिंग आई है। अच्छा, पीटीआई ने अपने गैर मुल्की अकाउंट्स तक पहुंचने की रसाई नहीं दी स्क्रूटनी कमेटी को। हालांकि स्क्रूटनी कमेटी चाहती तो ये मामलात भी हल कर सकती थी, तो यहाँ पे भी फेवर मिला। पीटीआई ने गोशवारे में एमसीबी पाकिस्तान में बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट्स जाहिर नहीं किए, और ये अकाउंट्स जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पता चला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पीटीआई के 26 अकाउंट पाकिस्तान में थे। 26 कितने? 26। और ये देखें, एक बात बता दूं, ये पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग की इंक्वायरी हो रही है, ये 2008 से 2013 तक है। 2014 में जो फंडिंग आई 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसकी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। 2008 से 2013 तक की ये डिटेल, इसके ऊपर ये काम हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, 2013 से 2008 पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 14 बैंक अकाउंट छुपाए। 14 बैंक अकाउंट छुपाए उन्होंने। पीटीआई ने 11 अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये तो इससे लाताल्लुकी की, और कहा कि ये तो पीटीआई के लीडर्स ने दिए, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि बाद में ये कंफर्म हुआ कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो उसने अप्रूव की थी, और उसके चेयरमैन, उसके सरबरा इमरान खान थे। वो कौन लोग थे जिनको खुद पीटीआई ने कहा कि ये इन्होंने गलत गैर कानूनी अकाउंट्स खोले, और उसमें भी करोड़ों रुपए आए हैं, अरबों रुपए आए हैं। उनमें लाताल्लुक़ी ज़ाहिर किया उस अकाउंट से असद कैसर साहब हैं, शाह फरमान हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूदुर रशीद हैं, आहद रशीद हैं, समर अली ख़ान हैं, और उसके बाद सीमा ज़िया साहिबा हैं, जहांगीर रहमान है, खालिद मंसूर महमूद हैं या मंसूर हैं, नजीब हारून हैं, नईमुल हक़ हैं और ज़फ़रुल्लाह खटक। ये 11 अकाउंट से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की, जो कि ख़ुद पीटीआई के अहम तरीन लीडर्स हैं। और बाद में ये चीज़ पता चली कि इमरान खान साहब ने लेटर दिया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इमरान खान के ही लेटर से इनको अकाउंट्स खोलने की इजाज़त मिली थी। आपको याद है कि पीटीआई के 4 अकाउंट्स ऐसे हैं जो मुलाजमीन के नाम पर हैं, और पीटीआई इसको ओन करती है, और जिसमें अरबों रुपए आए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं कुछ नहीं पता। अच्छा जी, ये मुख्तसर कर रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इमरान खान 8 बार अदलिया में गए, 8 बार। रोको केस, डिले करो केस, ये करो केस, फला करो केस, कभी अकबर एस बाबर, ये हमारा आदमी नहीं है, ये है, इसको निकाल दिया गया, पता नहीं किस किस कौन लेके गए, किसी तरीके से ये केस रुक जाए। 8 साल लगाए। हालिया प्रोसीडिंग के फैसले को रुकवाने के लिए अभी जो गए, यानी जो स्क्रूटनी कमेटी के बाद इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग चल रही थी, जिसमें इनके वकील को कहा जा रहा था कि आइए, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जो फाइंडिंग है, दस्तावेज़ात है, इसके जवाबात दीजिए। तो इनके वकील यहाँ जवाब देने के बजाय 3 बार कोर्ट में चले गए कि इसको रुकवाया जाए, इसको रुकवाया जाए, 1 महीने के अंदर फैसला न दिया जाए। और आखिरी तो लेटर मज़ा का ख़ेज़ है, वो ये लिखा है कि जनाब इनको रोका जाए कि वो जल्द फैसला ना करें। बताइए, 8 साल के इस फैसले के ऊपर जो लिखा गया है कि जल्द फैसला ना किया जाए। अब जबकि ये 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज महफूज कर लिया गया, इस केस के हवाले से
आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन, इलेक्शन कमीशन के साबिक सरबराहान और जो इस केस को बहुत तफसील से देख चुके हैं, ऑडिटर्स के लोग, वो ये कहते हैं कि ये केस इमरान खान और पीटीआई के लिए बहुत परेशान कुन है। इमरान खान के साथ साथ इसमें आरिफ अलवी साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं, आमिर कियानी साहब भी हैं, और आपके इनके एक जो सदर हैं पीटीआई के वो भी इसमें शामिल हैं, और बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं जिनके ख़तरात हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इसमें पीटीआई बैन हो जाएगी और ये लोग नाअहल हो जाएंगे, जिसमें इमरान खान है, और 3 साल की सज़ा इलेक्शन कमीशन दे सकता है। ये बात भी है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद अगर वो ये कह देता है कि ये गैर ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है, तो फिर इसमें फेडरल गवर्नमेंट एक्शन लेगी और वो फिर ख़तरनाक एक्शन होगा। तो ये अब फैसला क्या आता है ये तो खुदा को मालूम, लेकिन जो दस्तावेज़ात सामने है, मेरी एक ईमेल भी है कॉन्फिडेंशियल जो मैंने ऑन एयर की थी, जिसकी तस्दीक अकबर एस बाबर ने की, इमरान खान साहब ने उसकी तरदीद नहीं की, तो इस ईमेल में बहुत कुछ है। तो ऐसी कई डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है। आपको पता है स्क्रूटनी कमेटी ने 8 वॉल्यूम को भी छुपाया था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने वो 8 वॉल्यूम जो है वो उसको बरामद किया, और इवन इस स्क्रूटनी कमेटी के डीजी लॉ से ये इख्तियार लेकर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया कि जो भी दस्तावेज़ात हैं वो दोनों पार्टियों को दिए जाएं, जो कि कानून और आइन के लिहाज से बिल्कुल सही हैं, जो कि डीजी लॉ नहीं कर रहा था, और ये 8 वॉल्यूम भी छुपाया था। तो बहरहाल अब जो दस्तावेज़ात सामने हैं उसमें आइनी माहिरीन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो लोग इस केस को जानते हैं, वकला ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 है, पार्टी ऑर्डर 2002 है, और आइन और कानून है, और कई और किस्म के कवानीन हैं जिसके बुनियाद पर पीटीआई बैन भी हो सकती है, 3 साल की सज़ा भी है, नाअहली भी है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट इसके ख़िलाफ़ बहुत सीरियस एक्शन भी ले सकती है। तो ये अब फ़ैसला महफूज हो गया है। कितने दिन फ़ैसला महफूज रहता है? उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस केस के फ़ैसले को ज़्यादा देर महफूज नहीं करेगी, लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है कि फैसल वाडा ये केस में भी इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला देर से सुनाया, लेकिन जो फ़ैसला लिखा गया उसमें फैसल वाडा साहब को इतना मौका नहीं मिल सका कि वो इस केस को किसी तरीके से इस रिपोर्ट को, इस फैसले में से गलत चीज़ निकाल कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलीफ ले सकते। तो मुझे भी उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा केस है और इसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, तो इस फैसले को लिखने में इलेक्शन कमीशन यकीनन टाइम लेगा और कोशिश करेगा कि फ़ैसला ऐसा हो कि इसको किसी जगह भी चैलेंज किया जाए। चूँकि चैलेंज तो होगा, इमरान खान साहब करेंगे, तो ऐसा फैसला हो कि चैलेंज हो तो जो सज़ा दी गई है उससे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट दे सके। तो इसलिए डिले होगा, लेकिन एक और काम भी होगा, और वो ये है कि आज से इमरान खान और उनके सारे ट्रोलर, मीडिया और उनके सारे लोग जो पहले ही इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बना रहे थे, उनको धमकियां दे रहे थे, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, फिर वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हम किसी भी इस सिलसिले में दबाव में नहीं आएंगे और इस किस्म की मुग़लज़ात को हम सामने रखते नहीं हैं। जो भी फ़ैसला होगा मेरिट पे होगा। देखते हैं कब और किस दिन ये फ़ैसला आता है जो 8 साल से ये कौम इंतज़ार कर रही है, और 8 साल से इमरान खान इस केस को डिले कर रहे हैं और इस केस से भाग रहे हैं। और दानिश को याद, अल्लाह हाफ़िज़।